बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल मुस्लिम्स इन यूरोप या अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे जो वेल इनहेंस्ड या वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ है, ऐसी कंट्रीज़ में जाने का आई थिंक के हमारे पाकिस्तान में हर किसी को शौक़ है। हर किसी को तो ना सही 80% लोगों को तो होगा ही होगा, क्योंकि मैं जब भी लोगों से बात करी तो मुझे यही समझ में आती कि ज़्यादातर लोगों को यहाँ आने का बहुत शौक़ है। किसी का मकसद भी है, किसी की ख्वाहिश है कि वो यूरोप में सेट हो जाए या यूके में सेट हो जाए या कनाडा में सेट हो जाए। तो यहाँ पे आना तो फिर भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरी ख़ुद की ख्वाहिश थी, एक मकसद था यहाँ पे आने का और मैं आई और अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ मैं रहती हूँ। लेकिन बहुत से लोगों को जो हमारी कंट्री में रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम यहाँ बैठे हुए पेड़ पे से पैसे तोड़ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। या हमारे पास बहुत पैसा, हम बहुत अमीर है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ की लाइफ ऐसी नहीं है। यहाँ पे आपको मेहनत करनी होती है और मेहनत करते हैं तो ही आपको कुछ मिलता है सिले में, अदरवाइज़ आपको यहाँ कुछ नहीं मिलता है। तो डायरेक्टली मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ 10 डिसएडवांटेजेस यूरोप में रहने के और 10 एडवांटेजेस अपनी इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको डिसएडवांटेजेस बताऊंगी 10 इस वीडियो में कि यूरोप में रहने के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, यानी आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ का वेदर का बताऊंगी। यहाँ के वेदर से हर कोई परेशान है, क्योंकि यहाँ मोस्टली रेन होती रहती है। मींस इतनी रेन होती है कि 2 से 3 साल जो रेन पाकिस्तान के अंदर होती है ना, वो तकरीबन साल भर में यूरोप में होती है। यानी कि बहुत रेन होती है, सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश बारिश बारिश, यानी कि बस बारिश बहुत होती है, कभी कम बारिश, कभी तेज़ बारिश हो रही है। और यहाँ की इस बारिश की वजह से भी लोग परेशान होते हैं। और साथ ही जब वेदर जो है वो माइनस में चला जाता है या बहुत ज़्यादा डाउन हुआ हुआ होता है और बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही होती है, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं उससे, क्योंकि माइनस टेम्परेचर जाता है तो यहाँ पर हो आते हैं वायरसेस और वायरस की वजह से पड़ जाते हैं बच्चे बीमार। स्पेशली बच्चे तो बहुत बीमार पड़ते हैं, स्पेशली ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी के मंथ में। और वैसे तो बीमारियाँ आती जाती रहती हैं, लेकिन ये टाइम ऐसा होता है कि वायरसेस आते हैं सर्दी से और फिर बच्चे बीमार होते हैं, बड़े भी बीमार हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चे होते हैं और फिर उनकी दवाइयाँ वगैरह में बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो यहाँ के वेदर से बहुत लोग परेशान हैं, मतलब ज़्यादातर लोग परेशान ही होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें यहाँ का वेदर सूट करता है या पसंद आता है। नंबर 2 पे जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है यूरोप में आने के बाद, यानी यूके, कनाडा, अमेरिका की बात नहीं करी मैं, वहाँ इंग्लिश है। यहाँ यूरोप में आने के बाद वो ये है कि हमें लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम अपनी कंट्री से इंग्लिश सीखते हैं तो हमें इंग्लिश तो फिर भी थोड़ी बहुत आती है, लेकिन यहाँ की लैंग्वेजेस बिल्कुल डिफरेंट है और हर कंट्री की लैंग्वेज डिफरेंट है, उनको बोलने का तरीका भी डिफरेंट होता है। तो इसलिए यहाँ पर लोग आकर जो है सबसे ज़्यादा फेस करते हैं लैंग्वेज का प्रॉब्लम, क्योंकि इनको लैंग्वेज या तो सेंटर से जाके सीखनी होती है, सीख भी लेते हैं तो स्पीकिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए यहाँ के लोगों को जो है लैंग्वेज की वजह से यहाँ बहुत कम लोग जो है इजीली सर्वाइव कर पाते हैं या इजीली सेट हो पाते हैं। और अगर आप दूसरे कंट्री भी यहाँ से जाना चाह रहे हैं, मतलब यूरोप का किसी और कंट्री आप शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो आपको फिर उस कंट्री की जाकर लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो लैंग्वेज के प्रॉब्लम की वजह से एक और प्रॉब्लम होती है जॉब का प्रॉब्लम। मीन्स अगर आप मेल हैं या अगर आप फीमेल हैं और जॉब करना चाह रही हैं, तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। विदाउट लैंग्वेज जैसे आपको जॉब मिलना मुश्किलें होती हैं, बहुत कम जॉब्स होती हैं विदाउट लैंग्वेज, अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है। लेकिन फिर भी वो आपसे यही कहते हैं लैंग्वेज सीखो, और लैंग्वेज सीखने के बाद आपको बोलनी आनी चाहिए, इतनी कि आप जो है वर्कआउट करते करते दूसरे को प्रॉब्लम में ना डालें। तो इसलिए लैंग्वेज की वजह से जॉब का प्रॉब्लम, और जॉब का वैसे भी यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है कि जॉब इजीली नहीं मिलती है। अगर आप मेन सिटी में रह रहे हैं, यानी कि किसी बड़े सिटी में रह रहे हैं, तो आपको किसी गांव देहात के इलाके में या कोई छोटे से सिटी में जॉब मिलेगी, और उसके लिए आपको गाड़ी भी आनी चाहिए चलाना, मीन्स ड्राइविंग आनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ जॉब का प्रॉब्लम बहुत है, स्पेशली उनके लिए जो ओवरसीज़ है। अगर यहाँ के पढ़े लिखे हैं तो आप मेहनत करें, ढूंढें जॉब, तो आपको फिर भी मिल जाएगी। लेकिन जो हम जैसे लोग होते हैं जो पाकिस्तान या इंडिया से आते हैं, तो हम लोग को जॉब का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। और जॉब प्रॉब्लम के साथ साथ आता है टैक्स का प्रॉब्लम। अगर आप टैक्स के प्रॉब्लम को ये समझ रहे हैं कि फैमिली का टैक्स है, जैसे कि सऊदीया के अंदर, दुबई में और मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्रीज़ के अंदर होता है कि फैमिली टैक्स पे करना पड़ता है आपको, तो मैं उस टैक्स की बात नहीं कर रही हूँ। टैक्स प्रॉब्लम जॉब से कनेक्टेड है और जॉब प्रॉब्लम जो है लैंग्वेज से कनेक्टेड है, यानी कि ये तीनों प्रॉब्लम्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। टैक्स का इशू ये होता है कि आप जब जॉब कर रहे होते हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है, आपको नहीं, आपके जॉब ऑनर को, यानी कि जो आपको जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये होती है कि एक मॉल है, अगर उसका कोई एक ऑनर है, अगर वो 5 वर्कर्स को हायर करता है तो उसको उन 5 का टैक्स मंथली देना होता है। फॉर सपोज अगर वो 1000 टैक्स दे रहा है, वैसे तो
मैंने सुना है कि 800 होता है या 900 टैक्स होता है, किसी किसी का 1000 तक जाता है, लेकिन मंथली अगर उसको 1000 पर पर्सन का देना पड़े तो 5000 तो उसका पर मंथ टैक्स में जा रहा है, और उसका ईयरली टैक्स कितना जा रहा है आप हिसाब लगा सकते हैं। तो इस वजह से वो लोग को, जब ऑनर को कोई ख़ास जो है सेविंग नहीं हो रही होती है अपने मॉल से, तो उसको फिर ये लगता है कि मुझे अपने वर्कर्स को आउट करना चाहिए, तो वो कोई ना कोई बहाना लगाकर, या ये कि मुझे ज़्यादा वर्कर्स की नीड नहीं है, ये बहाना लगाकर वो अपने वर्कर्स को जॉब से निकाल देते हैं, क्योंकि ऑनर को देना है। और ऑनर्स अक्सर ये भी करते हैं कि किसी को जॉब ऑफर कर दे तो 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के लिए जॉब पर हायर करते हैं, और उसके बाद यही बहाना करके कि उनको वर्कर की नीड नहीं है और जॉब से निकाल देते हैं, मतलब परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते। तो टैक्स की वजह से कि ऑनर को टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इसलिए ऑनर्स जो होते हैं वो जॉब नहीं देते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लें, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। ज़ाहिर सी बात है 2-4 हज़ार में बिज़नेस नहीं होता, आपको कम से कम 20-25,000 चाहिए, जो कि किसी की जेब में नहीं होते इतने, या किसी के बैंक अकाउंट में इतने पैसे नहीं होते। तो जॉब का प्रॉब्लम बहुत होता है, और छोटी मोटी जॉब तो फिर भी कोई बड़ी मुश्किल से मिलती है। अगर आप वेल एजुकेटेड हैं तो वो भी जॉब ईजीली नहीं मिलती है। टैक्स के प्रॉब्लम के साथ साथ मैं एक और प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, फीमेल जॉब का। अगर आपके घर की फीमेल भी जॉब कर रही हैं तो आपको उसका एक ये डिसएडवांटेज होता है कि डबल टैक्स पे करना पड़ता है, और गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। जैसे आपकी वाइफ है और आप हस्बैंड हैं, तो दोनों ही अगर जॉब कर रहे हैं तो दोनों का टैक्स आपको पे करना ही करना है, और गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो छोटे मोटे बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही होती है वो नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से अक्सर जो भी वाइफ एंड हस्बैंड जॉब कर रहे होते हैं उनको यहाँ के बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझसे मेरे घर वाले और मेरे इन लॉस अक्सर पूछते हैं जॉब का, तो मैं यही कहती हूँ कि भाई अगर मैंने जॉब स्टार्ट कर दी तो मेरे हस्बैंड को जो थोड़े बहुत बेनिफिट मिल रहे हैं वो उनको नहीं मिलेंगे, तो इसलिए मैं फ़िलहाल जॉब नहीं कर रही हूँ। इसके बाद नंबर 5 पे मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यहाँ पर घर को ख़रीदने का प्रॉब्लम, यानी कि बाइंग योर ओन प्रॉपर्टी, योर ओन हाउस। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारी एवरेज सैलरी ऑलमोस्ट अभी 1800 हो गई है। अदरवाइज़ पहले 1400-1500 होती थी। अब आप सोच, और हमें घर जो है वो 200,000 यूरोस का एक घर मिलता है, वो भी छोटा सा घर। और अगर आप कोई अच्छा घर ख़रीदना चाहे तो आपको 500,000 या उससे भी ज़्यादा अमाउंट चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि एक एवरेज सैलरी होल्डर एक घर कैसे ख़रीदेगा। मतलब 100-200 यूरोस भी अगर हम मंथली बचत करें तो भी इम्पॉसिबल है 20-25 साल या 50 साल में भी आप घर ख़रीद सकें। नेक्स्ट ये कि आपको गवर्नमेंट से लोन लेना होता है, और लोन के लिए एक फ़ाइल रेडी होती है। फ़ाइल आपकी एक जो है डिपार्टमेंट के पास जाती है। अगर आपकी फ़ाइल ओके हो जाती है तो आपको 20 से 25 साल लोन और इंटरेस्ट पे करना होता है। उसका ईयरली अलग जो है वो कुछ एस्टिमेशन लगा कर आपसे अलग पैसे लेते हैं। तो 20 से 25 साल तक जब आप लोन पे करोगे तो उसके बाद कहीं जाकर आपको अपना घर मिलता है। नॉर्मली आप अपना घर इजीली बाय नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, लाइक अगर आप बिजनेसमैन हो या आपका कोई बिज़नेस चल रहा है या आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, तो उससे तो आप अपना घर ले सकते हो। लेकिन नॉर्मली यहाँ घर बाय करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लोन लाइननेस नंबर 6 में मैं आपके साथ एक डिसएडवांटेज ये शेयर करूँगी कि यहाँ पे अकेलापन बहुत होता है। अकेलापन मतलब कि अगर आप सिंगल हैं या मैरिड भी हैं और आपके बच्चे नहीं हैं तो आपको अकेलापन बहुत फील होता है कि आपका दिल करता है अपने घर वालों से बात करो, घर वालों से बात नहीं हो पाती है, तो आपको बस लगता है आप अकेले हैं। आप मेंटली जो है स्ट्रेस में चले जाते हैं, इवन आपको होम सिकनेस होने लगती है। आपको ऐसा लगता है आप बिल्कुल अकेले हैं, कोई नहीं है आपके पास बातें करने के लिए, आपकी केयर करने के लिए। या अगर आप अकेले घर में रह रहे हैं और आपको कुछ हो जाता है तो आप कैसे जो है कहीं जाएंगे, किसी को बताएंगे कि मुझे ये हो गया। तो यहाँ लोन लाइननेस बहुत है, उसकी वजह से होम सिकनेस और स्ट्रेस बहुत रहती है। अगर आपके पास बच्चे हैं या आपकी कोई छोटी मोटी फैमिली भी है यहाँ पर तो फिर इतना मसला नहीं है। लोन लाइनर्स के लिए अक्सर लोग कहते हैं आप अपनी कंट्री की यहाँ फीमेल्स को ढूंढ के उनसे ज़रा गपशप लगाएं, उनसे दोस्तियाँ करें। तो मैं इसके लिए कहूँगी कि वो हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करती है, मतलब हमारी पर्सनल लाइफ को पता करती हैं, खोज लगाती हैं कि हम क्या करते हैं क्या नहीं, पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और फिर वो हमारे घर को गार्डन समझ के यहाँ पर रोज़ जो है टहल लगाने आ जाती हैं। मतलब वो इस तरह से आकर बिहेव करती हैं कि जैसे ये उनका ही घर है। तो ये चीज़ें आई थिंक पाकिस्तान में और यहाँ किसी को भी पसंद नहीं आती है। तो इस वजह से हम यहाँ पाकिस्तानियों से या इंडियन से ज़्यादा दोस्ती नहीं करते हैं, क्योंकि सबकी अपनी प्राइवेसी, सबकी अपनी लाइफ होती है। यहाँ
मैं 9 पॉइंट आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ कि बच्चों के स्कूल की टाइमिंग। बच्चों के स्कूल की टाइम मुझे यहाँ बहुत ज़हर लगती है, क्योंकि बच्चे को 7 बजे 7:30 बजे आप उठा देते हैं। आप सोचोगे 7 बजे 7:30 बजे बच्चों तो हर जगह ही उठते हैं स्कूल जाने के लिए, बल्कि इससे भी पहले उठ जाते हैं। बात 7 साढ़े 7 बजे उठने की नहीं है, बल्कि बच्चे को 8:45 पे स्कूल छोड़ना होता है और बच्चे का 9 बजे स्कूल स्टार्ट हो जाता है। आप कह रहे कि ये कौन सी बुरी बात है। असल में बच्चे की जो छुट्टी होती है फिर होती है 3:20 पर बच्चे की छुट्टी हो जाती है। सॉरी, ये बड़ी बात ये नहीं, बच्चों की जो छुट्टी होती है वो होती है 3:20 पर, यानी कि 3:20 पर। यानी कि बच्चा 6 साढ़े 6 घंटे स्कूल में रहता है और फिर जब घर आता है वो बहुत थके हुए होते हैं, और थके हुए होने के बाद वो आते के साथ ही तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे सो जाते हैं। तो जब बच्चे इस टाइम पे सोते हैं तो उसके बाद वो 2-3 घंटे के बाद उठते हैं, तो रात के 12-1-2 बज जाते हैं बच्चे को दोबारा सोते हुए। शायद पाकिस्तान में भी यही होता है कि बच्चे रात के 2-2 3-3 बजे ही सोते होंगे, लेकिन फिर उनको अगर आप सुबह के 7 बजे उठा रहे हैं तो बच्चे या तो उठते नहीं है, या अगर उठ भी जाते हैं तो वो स्कूल जाते हैं तो स्टडी में आई थिंक कंसंट्रेशन नहीं रहता है, मेरा ये मानना है। और इसलिए बच्चे की नींद पूरी होना ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ के टीचर से इससे मामले में बात करो तो वो ये कहती हैं कि बच्चे को स्कूल से घर लेके जाओ, थोड़ा बहुत खेलो कूदो, बच्चे थक जाते हैं उसको खाना खिलाओ और 7 बजे या 6 बजे बच्चे को सुला दो। तो हमें ये बहुत अजीब सी चीज़ लगती है कि बच्चे को इतनी जल्दी सुला दो। इस तरह से बच्चे कुरान पाक के भी नहीं रह पाते हैं, मतलब कुरान पाक पढ़ना भी उनके लिए मुश्किल होता है, और फिर नमाज़ वगैरह बच्चों को सिखाना मतलब एक मुश्किल काम लगता है फिर ये। तो इसलिए मुझे स्कूल की टाइमिंग थोड़ी ज़हर लगती है यहाँ की, क्योंकि अगर 2 बजे तक भी टाइमिंग हो स्कूल की तो बच्चे को स्कूल से ला के थोड़ी देर सुला दो, क्योंकि ये बच्चे हैं, इनका सोना ज़रूरी होता है। कि जब तक ये जो है तकरीबन 12 या 10-11 साल के नहीं हो जाते, चले 10-11 साल लगा लें, उस वक्त तक हमें इनको जो है, जो छोटे बच्चे उनको सुलाना ज़रूरी है। मेरी ये थिंकिंग है, ताकि वो थोड़े फ्रेश रहें। लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, 12-13 घंटे अगर वो रात भर सो रहा है तो ये उनके लिए काफ़ी है। उसको जितना खाना खिला सकते हैं खाना खिलाएं, फ्रूट्स खिला सकते हैं फ्रूट्स खिलाएं। तो मुझे स्कूल की टाइमिंग यहाँ की इतनी ख़ास अच्छी नहीं लगी है बच्चों के हिसाब से, उनकी मेंटल हेल्थ के हिसाब से। नंबर 10 पे जो मैं आप लोग के साथ लास्ट प्रॉब्लम शेयर करने जा रही हूँ वो है इलीगल पर्सन का प्रॉब्लम। यानी कि अगर आप यहाँ आते हैं, आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है और आप फिर भी यहाँ रह रहे हैं, तो बहुत टफ़ लाइफ होती है इलीगल पर्सन की लाइफ। यहाँ पे अभी भी बहुत लोग इलीगल रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यहाँ के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आईडी कार्ड जिसे आप कहते हैं, वो हासिल करना वो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इलीगल लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती है, क्योंकि इनको जॉब नहीं मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो जॉब अगर इनको नहीं मिलती है, नॉर्मली ब्लैक में काम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ इलीगल पर्सनस की लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो ये थे जो 10 पॉइंट्स इट इज़ एडवांटेजेस के तौर पे जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किए कि यूरोप में रहने के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ एडवांटेजेस शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ रहने के अगर कुछ नुकसान है तो यहाँ रहने के फ़ायदे भी बहुत हैं। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।